नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश साहू और आप देख रहे हैं मिथिलेश 24 चैनल। साथियों, अगर आप सीटेट, DSSB, EMRS या किसी अन्य शिक्षण परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग CDP के अंतर्गत जो मोटिवेशन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेशन, आप सभी लोग जानते हैं, मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को शुरू करने के लिए, बनाए रखने के लिए और उसको पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए हमको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन जो होता है वो आपको दो प्रकार से होता है। पहला जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका जो है इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नियंत्रण जो है वो अंदर से होता है और जो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है इसका नियंत्रण जो है वो बाहर से होता है। यानी कि जब हमारे अंदर जो अभिप्रेरणा है वो अंदर से आती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और जब किसी बाहर की वस्तु को देखकर या किसी बाहरी कारण के कारण हमको मोटिवेशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर चलिए बात करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में या इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। तो जब आपकी अंतरात्मा से पुकार आए कि इस काम को मुझे करना है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन। और जब आप किसी काम को लोभ की दृष्टि से, जैसे कि लोभ यानी कि लालच, यानी कि आपको कोई इनाम पाना है या आपको सैलरी बढ़ानी है या नंबर अच्छे लाने हैं, ये अगर आप इस चीज़ को लेकर आप पढ़ना चाहते हैं या कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो जो है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप रुचि है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, इस कारण से आप पढ़ रहे हो या उस काम को कर रहे हो, तो वो जो है इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक जो है BF स्किनर जो है, इन्होंने अभिप्रेरणा के संबंध में कहा है कि मोटिवेशन जो है नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। यानी कि आप जितना मोटिवेट रहेंगे आप उतने ही अच्छी यात्रा करेंगे, ऐसा BF स्किनर ने कहा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसको बढ़ावा देना है, ना कि बाहरी रिवार्ड देकर कुछ इनाम दे दिए कि जो ये करेगा मैं उसको पेन दूंगा, चॉकलेट दूंगा, या कुछ ऐसा लोभ देकर उनको मोटिवेट नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन जो है उसके अंदर से होना चाहिए, आंतरिक मोटिवेशन को उनके बढ़ावा देना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जो है उनको रुचि हो पढ़ने में। हम उनको ज़बरदस्ती का अच्छे अंक लाने के लिए या कोई दूसरे चीज़ को बाहरी के बजाय अंदर से उनका मोटिवेशन लाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा का चक्र। यहाँ पर इसको शॉर्ट में NDA GAR या गार ऐसा भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो एक जो पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है, तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोटिवेशन का चक्र है वो शुरू कहाँ होता है, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, फिर वो कैसे घूमते रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा है उसकी शुरुआत आवश्यकता से होती है। जब आपको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तब आप उस कार्य को करने के लिए आपके मन में इच्छाएं उत्पन्न होंगी। जब आपके मन में इच्छाएं उत्पन्न होंगी तब आप उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित होंगे। जब आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी तब उसको करने के लिए आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, ऐसा काम जिससे वो कार्य जो है वो पूरा हो सके। जब आप मेहनत करेंगे उस काम को तब आपको उपलब्धि मिलेगी। जैसे ही आप सफल हो जाएंगे, सफल होने के बाद आपके अंदर जो है उत्तेजना की कमी आ जाएगी। जैसा शुरुआत में आपका मोटिवेशन था, एंड तक मतलब ख़त्म होने के बाद फिर से आपको वो मोटिवेशन जो है वो कमी हो जाएगी। तब क्या होगा, आप किसी दूसरे चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे या दूसरे चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी, फिर नीड आएगा, फिर ड्राइव होगा,
फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट मिलने के बाद उत्तेजना में कमी होगी, फिर आप किसी दूसरे नीड के आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चक्र जो है वो एंडलेस है, ये चलते ही रहता है। और इस तरह से जो मोटिवेशन का चक्र है ये चलते रहता है। देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की शुरुआत 1955 में हुई। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मिड डे मील जो है मोटिवेशन में कैसे आ गया। तो साथियों, भोजन जो होता है वो हमारे शारीरिक आवश्यकता है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते ऊर्जा की कमी होने के कारण। तो 1995 में ये शुरुआत हुई इस योजना की, जब सरकार ने ये माना कि बच्चे जो हैं भूखे पेट पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हमारा जो ध्यान है, अगर हमारी बेसिक या जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम दूसरे चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो इस कारण से 1995 में सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत बच्चों को दोपहर में भोजन देने का प्रावधान है, जिससे उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स है, वो पूरी हो सके और उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर केंद्रित हो सके। उसके बाद है सर्वाइवल नीड। जैसे आप लोग जानते हो कि जीवन जीने के लिए हमें भोजन, जल, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है हमारे फंडामेंटल नीड्स हैं, जिनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैस्लो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक हायरार्की वाला एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। इसको बोलते हैं मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या अब्राहम मैस्लोस नीड्स हायरार्की, आपको दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे आधारभूत के रूप में दिख रहा होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिर शारीरिक आवश्यकताएं। अब देखिए शारीरिक आवश्यकताएं जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला एयर है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, सोने के लिए आपके आवास होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, रिप्रोडक्शन होने चाहिए। यानी कि इन सारी चीज़ों की जो है ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को ही फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं या शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। ये सबसे नीचे है, या अर्थात इनका सबसे मिलना जो है, इनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। इनका प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले होता है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब हमारे पास जल है, वायु है, भोजन है, कपड़ा है, मकान है। तो जो है हमारा जो आवश्यकता है उसका जो लेवल है वो सेफ्टी नीड्स के ऊपर आ जाता है कि अब हमको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, अब हमको पर्सनल सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य हमारी संपत्ति होनी चाहिए। इस तरह की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बदल जाएंगी। जब हमारा शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं भी पूर्ति हो जाएंगी, तब हमको लव एंड बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा जो अगला जो है नीड बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, यानी कि जो दोस्ती है, परिवार है आपके, इन सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपका जो है नीड जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको आत्म सम्मान की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें देखिए रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आपकी आवश्यकता बन जाएगी। और जो सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि का स्थान है। यहाँ पर कोई कोई व्यक्ति ही पहुँच पाता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं और बहुत सारे जो ज्ञानी लोग, विद्वान जो हुए हैं, वो यहाँ पर पहुँच पाए हैं। ये जो आवश्यकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये था हमारा मोटिवेशन का चक्र। अब देखिए आगे आईक्यू के बारे में बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बोलते हैं उसको, या इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं।
इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनका आईक्यू चेक किया गया तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनका जो स्कोर था वो 160 के आसपास था, 160 के आसपास। जबकि यहाँ पर जो जीनियस या गिफ्टेड लोगों की श्रेणी जो है वो जो है 140 से ऊपर, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक जीनियस या गिफ्टेड जो व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक। देखिए यहाँ पर आपको स्केल दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को क्या क्या जो है उसको माना जाएगा आईक्यू के आधार पर। तो आईक्यू के आधार पर देखिए, जीनियस या गिफ्टेड बच्चों जिनका जो है 140 से ऊपर हो उसको हम जीनियस या गिफ्टेड बोलेंगे। जिसका आईक्यू 120 से 139 के बीच हो उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, वेरी सुपीरियर। उसके बाद 110 से 119 के बीच में जो होगा उसको सुपीरियर बोल देंगे। 90 से लेकर 109 तक का जो है उसको एवरेज बोलेंगे। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है एवरेज बच्चों का। इसमें आपको कम से कम एवरेज का तो आपको पता ही होना चाहिए कि कितना होता है एक एवरेज बच्चे का जो है आईक्यू। 80 से 89 तक के बच्चे को डल बोलते हैं। 70 से 79 तक बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी बोलते हैं, बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी। उसके बाद 50 से 69 तक को मोरॉन बोलते हैं। 20 से 49 तक को एम्बिसिल बोलते हैं। उसके बाद जिनका आईक्यू 20 से कम होता है उनको इडियट। ऐसा यहाँ पर श्रेणी या चार्ट में आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पूछा गया है, ये भी एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इंटेलिजेंस है ये हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी कि हमारे आनुवंशिकता से ज़्यादा प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अगर आपके माता पिता इंटेलिजेंट थे इस कारण से आप इंटेलिजेंट हो, यानी कि जो इंटेलिजेंट का जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होती है, ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता कि जो इंटेलिजेंट हो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस हैं उनमें जो है इंटेलिजेंट है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है, ऐसा शोध में पता चला है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो फार्मूला है इसको भी पूछा जा चुका है आईक्यू के फार्मूले को। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है MA/CA into 100। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो MA/CA यानी कि MA यानी कि मेंटल एज या मानसिक आयु, CA मीन्स होता है क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज, इसी को वास्तविक आयु भी कहते हैं। उसको 100 से गुणा कर दो। जैसे किसी बच्चा 10 वर्ष का है और उसकी आयु जो है दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है, तो यहाँ पर उसका मानसिक आयु जो है 12 वर्ष का, रुकिए साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, उसकी जो मानसिक आयु है 12 वर्ष की है, उसका जो रियल आयु है वास्तविक आयु 10 वर्ष की। इसको 100 से आपको गुणा कर देना है, 100 से आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ से 10 दहम 100 यानी कि 12 गुणा 10 करेंगे तो 120 यहाँ पर आपको आएगा, यानी कि उस बच्चे का जो आईक्यू है वो 120 आया है। और आप लोग जानते हैं 120 तक के जो आयु होता है, 120 तक का जो आईक्यू होता है उसको वेरी सुपीरियर बोला जाता है। एवरेज आईक्यू 90 से 110 जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हो। क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है वो जो होता है बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से होता है, यानी कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन से लेकर आज तक को जो जोड़ कर निकालते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये तीनों जो आपको डेट दिख रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि इनको बहुत बार पूछा जा चुका है। जो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट या प्रथम बुद्धि परीक्षण जो हुआ था उसको अल्फ्रेड बिने और साइमन ने किया था। इसको यह पूछा जा चुका है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो आप बोलोगे अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा।
उसके बाद 1908 में जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया अल्फ्रेड बिने ने। फिर 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था विलियम स्टर्न। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखना कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए जो सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है और जो इंटेलिजेंस है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें हैं दोनों, इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। दोनों के बीच में सकारात्मक रिश्ता है। टर्मन नाम के एक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1920 में ये पाया कि जिनका आईक्यू जो है ज़्यादा था वो क्रिएटिव ज़्यादा नहीं थे। जैसा ऐसा सामान्य जो है मान लिया जाता है कि जो बच्चे होशियार हैं, जिनका आईक्यू ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टर्मन नाम के जो वैज्ञानिक हैं 1920 में इन्होंने ये ऐसा बताया कि हर हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी बच्चा रचनात्मक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट ही हो। तो क्रिएटिविटी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए उनके बारे में आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, FFOE या फफोई ऐसे याद कर सकते हो। तो इस F का मतलब होता है फ्लुएंसी, धारा प्रवाह होता है, वो उसके तत्व है। आप कैसे जानेंगे कि वो क्रिएटिव है, तो उसके अंदर फ्लुएंसी होगी, धारा प्रवाह से वो पढ़ेगा, कुछ काम को करेगा, उसके अंदर जो है फ्लुएंसी होगी। दूसरा चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। आप उसके कार्य को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो रिजिड टाइप का काम करेगा, उसको आप लचीलेपन ढंग से करेगा, फ्लैक्सिबल होके करेगा। ओरिजिनलिटी होगी, मौलिकता होगी, इलेबोरेशन होगा, विस्तार होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी क्रिएटिविटी के तत्व हैं। देखिए, अब यहाँ पर गिलफोर्ड नाम के जो वैज्ञानिक है, जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने थिंकिंग को 2 भाग में बांटा है। ये भी एकदम ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये चुनिंदा पॉइंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है, चुनिंदा टॉपिक है जो आपको पेपर में हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप टीचिंग के कोई भी पेपर में दिला रहे हो, चाहे आप बिहार के लिए दिला रहे हो, दिल्ली के लिए दिला रहे हो, या सेंट्रल लेवल के कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए दिला रहे हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग दिख रहा है, दूसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग दिख रहा है। इस दोनों में जो है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप ध्यान में रखना। बच्चे के अंदर हमको जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करने के लिए कहा जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसका जो है आवश्यकता भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको हर जगह डाइवर्जेंट थिंकिंग ही यूज़ करना है। कई जगह जब हम लोग सीरियस क्वेश्चन मैथ सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पर हमको दिमाग एकाग्र करने की ज़रूरत होती है। किसी एक पॉइंट पर जब हम अपने दिमाग को टिका देते हैं उसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जब हम विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, अलग अलग पहलुओं के बारे में फैलाकर सोचते हैं, तब उस चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में विशेषता क्या क्या है, तो ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही आंसर होगा। जैसे मान लो जाए आपको पूछ दिया कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो सब लोग का आंसर एक ही होगा, 15 अगस्त 1947। तो ये जो है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है क्योंकि इसका आंसर एक ही है। ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जैसे हम उनसे पूछेंगे कि आज आपने कौन सी सब्जी खाई या क्या खा के आए, तो यहाँ पर सभी बच्चों का जवाब एक जैसा नहीं होगा। सबके घर में एक जैसा खाना नहीं बनेगा। हो सकता है किसी ने रोटी खाई हो, किसी ने पोहे खाए हो, किसी ने चावल खाया हो, किसी ने दाल खाई हो। ऐसा सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे ओपन एंडेड। इसके अंदर जो है क्रिएटिविटी होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है विभिन्न चीज़ों को डिफरेंट टाइप से सोच के देखते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को अगर हम इस ढंग से करेंगे तो हो सकता है इसका जो रिज़ल्ट है
वो जो है चेंज आए। तो इस टाइप का जो थिंकिंग होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। वो अपने आप को लिमिट में नहीं रखते, वो अपने लिमिट से बाहर में सोचते हैं। इनका जो दिमाग होता है वो दायरे से बाहर का सोच सकता है, दूरदर्शिता होती है इनके अंदर। मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक ही तरह के आंसर का बहुत सारे जवाब होना, बहुत सारे विकल्प होना, इसी को मल्टीपल सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि फैला कर सोचना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग है। चलिए अब कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में देखते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट का पूरा पूरा उल्टा है। यहाँ पर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मुक्त अंत वाले, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है। जैसे मान लो जाए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कौन से देश में रहते हो, सभी लोग का जवाब होगा भारत। आज कौन सा दिन है, तो सभी लोग एक जैसा आंसर देंगे। आज की तारीख क्या है, एक जैसा आंसर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ एक ही चीज़ हो, उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। इसका जो रिलेटेड टू इंटेलिजेंस से इनका रिलेशन है, क्रिएटिविटी से नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट होता है। एमसीक्यू सॉल्व करने में कन्वर्जन थिंकिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने दिमाग को एक जगह पे फोकस करते हैं और उस चीज़ को सोचते हैं। तब हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग की बत्ती जलती है और हमको उसमें से जो सही ऑप्शन है वो दिखने लगता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे मैथ्स का कोई सवाल हो गया या कोई ऐसा ही जो प्रश्न हो गया, आंकिक प्रश्न, उसको जब बनाएंगे तो फोकस हमारा एक ही जगह पे होगा, तभी जो है हम उसका आंसर ले पाएंगे। तो ये है, यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। अब सारी सोच वाला बच्चा जो है क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु क्रिएटिव व्यक्ति अब सारी अवश्य रखता होगा। देखिए इसको आप, ये जो क्वेश्चन है आपको घुमा सकता है। तो आपको इसको समझना है कि हम जैसा सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्रिएटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसका अब वो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग तो जरूर ही होगी। मतलब कि कोई भी क्रिएटिविटी करने के लिए उसके अंदर एकाग्रता तो होगी ही, तभी वो कोई क्रिएटिविटी कर पाएगा। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे जो है उसका 3 जो प्रकार है वो कौन कौन सा है। तो जैसे आईक्यू के बेस्ड पर जो बच्चा होता है या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनका आईक्यू जो होता है 140 से प्लस होता है। जैसे उदाहरण के लिए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल होते हैं। दूसरा है सचिन तेंदुलकर, आप लोग जानते हो ये टैलेंटेड है। और तीसरा है एमएफ हुसैन, ये क्रिएटिव है। ये तीनों जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध या इनरिच्ड कैरिकुलम की ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। बच्चों, जो लोग गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको टास्क ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको चैलेंजेस ज़्यादा पसंद होते हैं। उसके बाद बताया गया है कि इंटेलेक्चुअली जो ब्राइट बच्चे होते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कंटेंट उसके लिए होना चाहिए भाई। उनका जो है एक जो होशियार बच्चा है वो कठिन सवालों को ज़्यादा हल करता है, तो उसको लगता है उसको और उसी तरह के सवालों की ज़रूरत होती है जिससे उसका जो लेवल है वो बना रहे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस या सामवेगिक बुद्धि क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की कुछ विशेषताएं आपको दी गई है। जैसे जो बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंस है उसके पास सोशल स्किल्स होगी, सामाजिक कौशल होगा, वो समाज में अपनी बात रख सकता है, दूसरों का बात सुन सकता है, उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस
उसके पास होगी, आत्म जागरूकता होगी, अपने कर्तव्यों को वो जानेगा, मोटिवेशन होगा उसके पास, अभिप्रेरणा होगी, एम्पैथी, सहानुभूति, जैसे अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखेगा, उनके जो अनुभव को समझने के लिए, उनके फीलिंग को समझने के लिए, उनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन होगा, स्वनियंत्रण होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी सीटेट में तैयारी के लिए अपना तरफ से पूरा मदद करेंगे आपको सीटेट पास कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच।